नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। तो चलिए इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आईटी ट्रेंड्स। और आईटी ट्रेंड्स होता क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आईटी ट्रेंड्स जो कंप्लीट सब्जेक्ट होता है आपका, देखिए आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़, ये आपको अलग अलग जो कोर्सेज है वहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा अभी उसका सिलेबस भी बताऊंगा और कौन कौन से कोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जो है अन्य चीज़ों के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक कवर होने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। तो चलिए पहले जो है हम यहाँ पे देखेंगे आईटी ट्रेंड्स का मतलब होता क्या है, तभी तो हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पता चल रहा है हमको सब्जेक्ट का मीनिंग ही नहीं पता है और हमने सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया। तो पहले हम सब्जेक्ट का मीनिंग, यानी कि कोई भी विषय होता है, यानी कि देखिए अगर आपने कोई चीज़ों को हल करने की शुरुआत की है तो उसका एक टॉपिक होगा, यानी कि उसका शीर्षक होगा, ठीक है, जिसे हम उसका विषय बोल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे आईटी ट्रेंड्स कंप्लीट एक सब्जेक्ट है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। उन सभी चीज़ों को सम्मिलित रूप से एक नाम दिया गया, उसी विषय को यहाँ पे हमने क्या बोले हैं, आईटी ट्रेंड्स। तो आईटी ट्रेंड्स का मतलब होता क्या है, आईटी ट्रेंड्स का मतलब देखिए आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आईटी बोलते हैं। एक ऐसा क्षेत्र है, देखिए कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर आपस में कनेक्ट भी होते हैं और कनेक्ट होने के साथ साथ उसमें इंटरनेट भी होता है, और इंटरनेट होने के साथ साथ में सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता है। सूचना एक जगह से दूसरी जगह स्टोर भी होती है, सिक्योर रहती है, ठीक है। और एक्सचेंज होने के साथ साथ जो है उसको समय पर जो है हम आसानी से एक्सचेंज मतलब प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है उसमें आती है, ठीक है। तो आईटी को हमने सिंपल क्या बोले, देखिए एक फिजिकल डिवाइस, देखिए एक तो होता है कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत हम देखें तो सारी फिजिकल डिवाइस आ जाती है, जैसे हार्डवेयर होता है और उसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होती है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम कोई चीज़ों को बनाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है उसको हम बना सकते हैं, यानी कि क्रिएट कर सकते हैं, उसे प्रोसेस भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखें तो उसको सिक्योर भी रख सकते हैं सेव करके, और ज़रूरत पड़ने पर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि सर्वर से क्लाइंट और क्लाइंट से सर्वर। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलता है, डाउनलोड अपलोड, ठीक है। इनको हमने क्या बोला है, आईटी बोला है। आईटी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, हिंदी में क्या बोलेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। या फिर सिंपल अर्थ में हम बोले तो कंप्यूटर और जो टेली कम्युनिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन मतलब जो हम ऑनलाइन रहते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से हम देखें तो टेली कम्युनिकेशन जैसे सिस्टम का अध्ययन और उपयोग के अनुसार जो है सूचना का स्टोर करना, उसको फिर से प्राप्त करना और उसका आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज करना, ये सारी चीज़ों के लिए हम आईटी का उपयोग करते हैं। आई होप आपको आईटी का मतलब समझ में आ गया होगा। सिंपल आप समझ लीजिए कि आईटी मतलब जो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर जो है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर और एक से अधिक कंप्यूटर हम बोले, दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, कनेक्ट होने के साथ साथ उसमें इंटरनेट है, और इंटरनेट के कारण हम जो है सूचना को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज पा रहे हैं, और हम सूचना बनाकर सेव भी कर पा रहे हैं, मॉडिफाई कर पा रहे हैं, प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है आईटी के अंतर्गत। और ट्रेंड्स, जो ट्रेंड्स शब्द है आपको देखने को मिलेगा, ट्रेंड्स मतलब प्रवृत्तियाँ, आईटी से रिलेटेड जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे कि हम देखेंगे आगे, जैसे आप सूचना स्टोर करोगे तो सिंपल सी बात, बीच में चोरी होने का डर है, तो वहाँ पर साइबर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी, जो भी टर्मिनोलॉजी होगी वो हम पढ़ेंगे साइबर क्राइम से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जैसे वाईफाई है, लाईफाई है, विभिन्न प्रकार की केबल यूज़ की जाती है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, या तो वो वायरलेस हो सकता है या फिर वायर के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा आपको जो है वर्तमान में जितनी भी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगी, एक्सपर्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि मनुष्य की बिना सहायता के वो आसानी से अपना काम करके पूरा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सिस्टम भी हम देखेंगे। उसके अलावा हम जो है MIS भी यहाँ देखेंगे। इसमें आपको मल्टीमीडिया देखने को मिलता है, तो मल्टीमीडिया भी हम कंप्लीट रूप से देखेंगे, जैसे टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, एनिमेशन है, इमेजेस है, इन सभी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर आपका देखने को मिलेगा आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये कंप्लीट आपका सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं हम जो है आईटी ट्रेंड्स है कहाँ आपका। तो आईटी ट्रेंड्स आपको देखिए, चलिए पहले यहाँ पे देखिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि आईटी के लिए हमको एलिमेंट क्या क्या लगेंगे। तो आपको सबसे पहले आपके पास में कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, तभी आपका काम, बेसिक एलिमेंट हम बोल सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम में ऐसे सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो डाटा पे काम कर सके, जैसे कि हम अगर MS वर्ड में मतलब जो है वर्ड क्या बोलते हैं, एक प्रकार से लेटर तैयार करना चाहते हैं तो हमारे पास MS ऑफिस होना चाहिए, या फिर हम जो है सीट बनाना चाहते हैं तो एक्सेल होना चाहिए।
हम अगर ब्राउज़र में कुछ चीज़ें सर्च करना चाहते हैं तो हमारे पास में मतलब ब्राउज़र होना चाहिए। इंटरनेट में कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है। एक्सचेंज करना चाहते हैं तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है, एफटीपी सॉफ्टवेयर, जैसे फाइल जिला है, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, देखिए यहाँ पे कोई कंप्यूटर फिजिकल और सॉफ्टवेयर जो हो गया एक प्रकार से लॉजिकल चीज़ें हो गई जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। दूरसंचार और नेटवर्क प्रौद्योगिकी, जिसमें आपस में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से आप जोड़ पाते हैं, जैसे वायर हो गया, वायरलेस हो गया, मॉडेम, स्विच, राउटर, इस प्रकार की चीज़ें आप किस में देख सकते हैं, नेटवर्किंग के रिलेटेड, ठीक। और उस इन सभी को मैनेज करने के लिए एक ऐसी चीज़ होना चाहिए जो कि हम खुद हैं, मानव संसाधन। जब तक कि मानव संसाधन नहीं है तब तक ये काम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मानव संसाधन जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये चारों चीज़ें अगर हो जाती है तो ऐसा समझ लीजिए आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा जो है कंप्लीट यहाँ वर्क करेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो आपने पूरा सब्जेक्ट का जो है मीनिंग समझ लिया, सब्जेक्ट है क्या, क्या पढ़ने वाले हम आगे, सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद हमने जो आईटी है, आईटी को स्थापित करने के लिए जो मेन एलिमेंट होते हैं उनकी ज़रूरत क्या क्या होती है यहाँ पे हमने देख ली है। तो चलिए अब जान लेते हैं हम जो है कहाँ पे आपको जो है जो आईटी ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो आप देखिए एक कोर्स होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि 1 वर्ष का होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आप देखिए ये जो है माखन लाल का है, ठीक। यहाँ पे आपको आईटी ट्रेंड देखने को मिलेगा सेकेंड सेम में फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ ये थ्योरी पेपर भी होता है इंटरनल, ठीक है, थ्योरी और इंटरनल यानी कि टोटल थ्योरी हम देख सकते हैं, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। इसमें ये कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके अलावा आपको पीजीडीसीए सेकंड, ये भी माखन लाल से है, ये सेकंड सेम में आपको देखिए आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा और इसमें भी आपको पूरा टोटल थ्योरी देखने को मिलेगा, यानी कि थ्योरी और यहाँ पे आपको इंटरनल देखने को मिलेगा। अब इनमें सिलेबस क्या क्या है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मतलब जो है डीसी पीजीडीसी नहीं भी कर रहे हो तो आपके लिए ये जो है सारा जो मटेरियल है वो आपका बहुत काम का आने वाला है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताना था, पीडीएफ के लिए आप जो है यूट्यूब में अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जितने भी कंप्यूटर कोर्सेस है वहाँ पे आपको पीडीएफ एक साथ कम्युनिटी में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ जो भी मेंबरशिप वाले जो टैब है उसमें अगर आप ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। और अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो अलग अलग आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं सिलेबस बताता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए ई गवर्नेंस हम पढ़ेंगे, ई डेमोक्रेसी, उसके बाद गवर्नमेंट एफर्ट टू एनकरेज सिटीजन जो है पार्टिसिपेशन, यानी कि पीपीपी जो मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इनको हम पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ वेबसाइट है, कुछ सर्विसेज है, एमपी ऑनलाइन सर्विस हम देखेंगे। यूआईडीएआई यानी कि जो आधार कार्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। पीवीसी कार्ड कैसे आपको ऑर्डर करना है, अभी नया एक सिस्टम आ गया है। उसके बाद ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो कुछ मोबाइल ऐप है उसको हम पढ़ने वाले, जैसे उमंग है, डिजिटल लॉकर है, डिजिटल लाइब्रेरी है। साथ ही साथ हम साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि साइबर अटैक क्या होते हैं। आप जब सूचनाओं को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हो तो बीच में कुछ जो है जैसे मतलब ऑनलाइन रूप में कुछ सूचनाओं को चुरा लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइबर अटैक, ठीक है। मतलब आपकी जो इंपॉर्टेंट सूचना है उसको चुरा लेंगे और उसका जो है गलत उपयोग करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, साइबर अटैक, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे स्पाईवेयर है, मालवेयर है। उसके बाद अब देखिए स्पैम मेल है। आप स्पैम मेल आपके मोबाइल जो जीमेल है, जीमेल के अंतर्गत स्पैम नाम का एक फोल्डर बन के आता होगा जहाँ पे स्पैम मेल आपको आते हैं। लॉजिक बम हो सकते हैं, ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम लाइक ईमेल फ्रॉड हो सकता है, फिशिंग हो सकती है, स्पूफिंग हो सकती है, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसके अलावा हम ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे उसका, ई कॉमर्स में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और ई कॉमर्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जिसे ईपीएस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइप्स देखेंगे इसके अलावा हम आरटीजीएस जो बैंक में यूज़ होता है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग में आईएमपीएस, एनईएफटी। उसके बाद जो पेमेंट गेटवे है यानी कि जो ऑनलाइन आप जो खरीदी करते हो, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, आप जो है ऑनलाइन कोई चीज़ें परचेज करते हो, परचेज करने के दौरान आप जब पेमेंट करते हो तो जो ई कॉमर्स वेबसाइट है और हमारे बीच में जो मीडिएटर का भूमिका निभाएगा, पेमेंट को हमारे पास से ले जाकर ई कॉमर्स वेबसाइट को देगा, तो बीच में जो भूमिका निभाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, पेमेंट गेटवे, या एक तरीके से हम बोले एजेंट बोल सकते हैं, ऑनलाइन एजेंट, ठीक है।
तो पेमेंट गेटवे के बारे में हम पढ़ेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप उपयोग करते भी होंगे, इनके बारे में हम देखेंगे। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, यूपीआई, भीम, पेटीएम, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा देखिए आप वायरलेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें देखने, जैसे कि ब्लूटूथ आप देख सकते हैं। ब्लूटूथ आप उपयोग करते भी होंगे, आजकल बहुत कम हो गया है क्योंकि आप इसके अपेक्षा जो है मोबाइल ऐप का उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि अलग अलग मोबाइल ऐप जो है अपनी अपनी सुविधा देते हैं, जैसे कि एम आई शेयर दे देता है, रियलमी शेयर दे देता है, या फिर आप एक्जेंडर उपयोग करते थे बहुत समय पहले, हालांकि वो बैन हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है शेयर इट और अन्य जो शेयरिंग एप्लीकेशन उनको उपयोग करने लगे हैं। हालांकि ब्लूटूथ जो है इनबिल्ट आता है मोबाइल में आज की डेट में, मल्टीमीडिया मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल में भी। वाईफाई आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, वाईमैक्स है। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए वाईफाई का ही अपग्रेडेड वर्जन है। मोबाइल टेक्नोलॉजी जिसके अंतर्गत 1G से लेकर 5G तक हम सारी चीज़ें देखेंगे। IMEI नंबर जो मोबाइल की आइडेंटिटी बताता है। सिम आप देख सकते हैं, सिम मतलब पर्टिकुलर नंबर जो आइडेंटिफाई करता है हमारा। ठीक है, IP टेक्नोलॉजी हम देखेंगे। सॉफ्ट फोन क्या होता है, वॉइस मेल क्या होता है, एडॉक और सेंसर नेटवर्क, GIS आप देख सकते हैं, ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है। कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटिंग देखेंगे, सेलुलर सिस्टम, सेल, मोबाइल स्विचिंग, ऑफिस, हैंड ऑफ और बेस स्टेशन, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखिए AI जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एक्सपर्ट सिस्टम, इसके साथ ही सारे कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसके सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, जैसे गूगल प्ले स्टोर है, एप्पल स्टोर है। ठीक है, इनकी सर्विसेज हम देखेंगे। IoT क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसको बोलते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। बिग डेटा क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद MIS देखेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, इसके अंतर्गत सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर देखेंगे। साथ ही और कुछ टॉपिक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मल्टीमीडिया से रिलेटेड चीज़ें। मल्टीमीडिया क्या है, इसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत आपको टेक्स्ट देखने को मिलता है, साउंड, एनिमेशन, वीडियो, इमेजेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसमें हम जो मुख्य रूप से टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे और दूसरा जो है हम साउंड के बारे में बात करेंगे। ये सारे जो टॉपिक है कवर होंगे तो हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो आप अगर ये कोर्स कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही काम के होने वाले हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे बताया हूँ। तो इनको हम आगे एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए यहाँ पे लास्ट तक, तो आपको जो है भरपूर ज्ञान यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने के साथ ही हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ई गवर्नेंस। तो देखिए, जब भी कहीं आपको ई देखने को मिलता होगा, ई देखने को मिला है, इसका मतलब आप समझ जाइए इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आप क्या समझ जाइए, इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक। और सिंपल अगर हम गवर्नेंस को बोलें तो गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस का मतलब होता है प्रशासन। प्रशासन मतलब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कोई पॉलिसी बनाई गई, पॉलिसी को लागू किया गया धीरे धीरे आम जनता तक। ठीक है, तो आम जनता तक कैसे किया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भराने के साथ उसको जमा किया जाएगा, कागजी फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं। फॉर्म भराने के बाद उसको जमा किया जाएगा, फिर वो फॉर्म धीरे 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 करके डिपार्टमेंट तक जाएगा, मेन अधिकारी पास, उसके पास साइन होगा, फिर अप्रूव होगा। तो कितना लंबा समय होने वाला, बहुत लंबा। अगर वही काम को मैं अगर कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, मतलब गवर्नमेंट के माध्यम से, तो क्या होगा, यूज़र जो है अपनी जगह से, मतलब जो उपभोक्ता है, जो प्राप्त करने वाला उस सेवा को, वो जगह से क्या करेगा, उसका फॉर्म भरेगा इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से, डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, सीधे वो डायरेक्ट मेन अधिकारी पास जाएगा, वहाँ पे वो ओके किया जाएगा बटन से और अप्रूव हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए कागज का खर्चा बच गया, ठीक है, उसको भटकने का और देर लग रही थी वो भी बच गया, यानी कि गवर्नमेंट का भी खर्चा बचा और जो उपभोक्ता है उसका भी खर्चा बचा। तो हमने जो गवर्नेंस है, प्रशासन है, यानी कि जनता पर जो शासन किया जा रहा है, किस प्रकार शासन किया जा रहा है, वो गवर्नेंस कहलाएगा। और उसी को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश करें तो हम उसे क्या बोलेंगे, ई गवर्नेंस, यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से हम अगर प्रशासन करते हैं जनता पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ई गवर्नेंस। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, हम आगे देखने वाले हैं इसी के बारे में। तो देखिए, ई गवर्नेंस मैंने बताया आपको, जितनी भी सेवाएँ हैं प्रशासन से रिलेटेड, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है, वो अगर मोबाइल और कंप्यूटर में उपलब्ध हो जाती है इंटरनेट के माध्यम से, तो क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ई गवर्नेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि देखिए
बिजली बिल पे करने का काम कैसा होता था, बिजली ऑफिस जाना होता था, पर आज की डेट में आप कैसे कर पा रहे हैं, आप यूपीआई से कर पा रहे हैं। यूपीआई जो इनेबल्ड जो भी ऐप होते हैं, जैसे कि वॉलेट हम बोल सकते हैं, पेटीएम बोल सकते हैं, ठीक है, फ़ोनपे बोल सकते हैं, गूगल पे बोल सकते हैं, इन सभी का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिजली बिल, उसको पे कर सकते हैं। या फिर आप जो है और अन्य चीज़ें जैसे वाटर बिल है, ठीक है, या फिर अन्य चीज़ें, पॉलिसी है, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विस है, उनका उपयोग आप जो है मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो इसी को हमने क्या देखे यहाँ पे, ई गवर्नेंस। तो आप समझ गए होंगे, बहुत अधिक समय, बहुत अधिक खर्चा यहाँ पे जो होना था वो बच गया है, ठीक है, समय की बचत हो गई है। मानसिक टेंशन होती है, जैसे कि हम जगह जगह भटकते हैं तो मानसिक टेंशन बहुत होती है, तो वो टेंशन कम हो गई, तो यानी कि बहुत ही काम आसान हो चुका है। तो आप देखिए ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का मतलब मैंने बताया, जो भी सरकारी कार्य होते हैं उनको हम ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से अगर उपलब्ध करा देते हैं जनता तक, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, ई गवर्नेंस बोलेंगे। यानी कि सरकार के पास जाने के लिए, यानी कि जो सरकारी कार्यालय है वहाँ जाने के लिए जो जनता थी उसको समय, पैसा और मानसिक टेंशन, जगह जगह ऑफिस में भटकना पड़ता था, इन सभी का चक्कर लगाने से वो बच गया है। तो ठीक है, तो इन सभी से बचने के लिए यहाँ पे हमने क्या करें, ई गवर्नेंस का उपयोग करें, तो काफ़ी आसान हो गया ये काम। सरकार की जो आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधा है उनको इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस, या फिर इसे ही हम ई शासन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और जो सूचनाएं होती है ऑनलाइन उपलब्ध होती है। और भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की थी 1970 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना की थी। ई शासन की दिशा में ये पहला कदम था, मतलब इनकी पहल के कारण ही हम जो है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए हैं। तो ये पहला कदम था गवर्नमेंट का, मतलब भारत सरकार का। आगे देखिए, जब ई गवर्नेंस की बात हमने कर ली है तो हमको ये पता होना चाहिए कि ई गवर्नेंस के फंक्शन क्या है, यानी कि उसके कार्य क्या क्या होने चाहिए। तो देखिए, ई गवर्नेंस के अंतर्गत हमको ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज देखने को मिल जाती है, ये सारी चीज़ें, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस में आप देखें, बैंक जितने भी हम पेमेंट करना चाहते हैं बैंकिंग के थ्रू, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगी। जीएसटी आ गया अभी लेटेस्ट में 2017 1 जुलाई से, ठीक है, जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं वहाँ पे आपको जीएसटी देखने को मिलता होगा। तो जीएसटी आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार का बिल आपको पेमेंट करना है तो आपको बिल पेमेंट यानी कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अगर आपको आईडी कार्ड अप्लाई करना है ऑनलाइन, जैसे कि आप देखिए आधार कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं आप ऑनलाइन, कहीं भी जाकर आप आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो अपने सिस्टम, पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं आप, वोटर आईडी अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी भी प्रकार की आईडी है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपके घर पे वो आ जाएगी। ऑनलाइन इनकम टैक्स आप पे कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, आईआरसीटी से आप जो है रेल बुकिंग कर सकते हैं। अगर कोई बस की बुकिंग करना है तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी की साइट पर जाकर बस की बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप जो है अपने मोबाइल वॉलेट की सहायता से भी अलग अलग कंपनी के जो है आप क्या कर सकते हैं, बस के टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे आप एसएमटी की बात कर लीजिए, या फिर और अलग अलग प्रकार के जो कंपनी है बस की, उसके साथ उड़ान की, आप जो उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक, गवर्नमेंट की जो बस है, सरकारी बस, ठीक है, उसकी भी आप जो है टिकट बुक ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, ये फंक्शंस हो गए, मतलब ई गवर्नेंस के अंतर्गत क्या क्या है। अच्छा, ये जो हो गए आपके, मैंने मुख्य मुख्य बताया, ये मत समझ लीजिए कि ये कंप्लीट हो गए। इससे रिलेटेड मतलब ये मेन कैटेगरी हो गई, इसकी सब कैटेगरी बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बैंकिंग सर्विस में आपको बहुत सारी जो सर्विसेज है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। आप यहाँ देखिए, इसी को एक्सपेंड करके मतलब बैंकिंग सर्विस के द्वारा जो है सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जीएसटी पे कर सकते हैं, बिजली बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल डीटीएच, ये सभी बिल आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र और बहुत सारे आईडी जो है इनका सत्यापन और उनको अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइलिंग होती है वो भी आप कर सकते हैं। ट्रेन, बस, हवाई जहाज़, इन टिकट का जो मतलब जो है बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना होगा कि देखिए, जब ई गवर्नेंस काम कर रहा है तो उसके अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं। कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, देखिए, गवर्नमेंट कभी कभी सिटीजन यानी कि जनता तक अपनी सेवाओं को पहुंचाती है, तो वो गवर्नमेंट से सिटीजन हो गया, ठीक है। अब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट भी कभी कभी क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, कुछ योजनाएं लागू की जाती है। जैसे केंद्र सरकार है, भारत सरकार के अंतर्गत 28 राज्य है, तो 28 राज्यों में वो जो है अपनी जो सेवाएं है वो पहुंचाना चाहती है, दोनों में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट कौन सी है, केंद्र सरकार की, और राज्य सरकार की भी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट अगर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है या सेवाओं का आदान प्रदान होता है
तो उसे हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए भारत में बहुत सारे बिजनेस रन हो रहा है, तो गवर्नमेंट जब बिजनेस से रिलेटेड मतलब बिजनेस से कम्युनिकेशन करती है, बिजनेस को अपनी सेवाएं देती है, तो सिंपल सी बात उसे हम क्या समझेंगे, गवर्नमेंट से बिजनेस। अब देखिए भारत सरकार के अंतर्गत बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अब बिना एम्प्लॉय के काम नहीं हो सकता, तो सरकारी एम्प्लॉय आप देख सकते हैं आईएएस आईपीएस है, उसके बाद स्टेट लेवल पर देखें तो डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, फिर निचले स्तर पर धीरे धीरे तहसीलदार है, ठीक है, पटवारी है, निचले स्तर पर आप देखें बहुत सारे एम्प्लॉय आपके काम कर रहा है, कौन, मतलब गवर्नमेंट के। अब गवर्नमेंट चाहती है कि इन एम्प्लॉय के मध्य जो है अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करे, तो गवर्नमेंट से एम्प्लॉय, ठीक है, तो क्या कहलाएगा ये, गवर्नमेंट से एम्प्लॉय। तो हमको टाइप से देखने को मिलेंगे चार, आप देखिए G2G। G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे जो है जैसे भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट जो है किसी स्टेट गवर्नमेंट से संपर्क करना चाहती है, तो इसके लिए यहाँ पे G2G उपयोग किया जाएगा। फिर हम देखते हैं G2C, मतलब गवर्नमेंट कोई योजना को लागू करती है और जनता तक पहुँचाना चाहती है, जनता उसको एक्सेस करेगी तो गवर्नमेंट टू सिटीजन कहलाएगा। फिर यदि एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहती हैं तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी कि G2E, गवर्नमेंट से बिजनेस यानी कि G2B। इस प्रकार आप चार प्रकार यहाँ देख सकते हैं, तो देखिए ये भी आप देख सकते हैं, G2C का मतलब सिटीजन हो गया, G2E का मतलब होता है एम्प्लॉय हो गया, और G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, G2B का मतलब गवर्नमेंट से बिजनेस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं चारों को। तो सबसे पहले देखिए चार प्रकार हमने देखे हैं, चारों प्रकार का अपना एक अलग अलग कार्य होता है, अपना एक महत्व होता है। ठीक है, इसमें एक पूरा सिस्टम बना होता है और अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती है। देखिए ई गवर्नेंस एक प्रकार का सिस्टम है, और सिस्टम का मतलब आप समझ सकते हैं एक या एक से अधिक जो यूनिट होती है उनका सबका मिश्रण। तो आप देखिए अपनी एक बॉडी देखिए, आप अपना एक शरीर देखिए, अपना खुद का शरीर देखिए, आप एक यूनिट से तो मिलकर बना नहीं होगा। देखिए एक हाथ है, ये हाथ जो है काम करने के और एक्सप्रेशन के लिए भी काम आ रहा है। मुंह आप देखिए बोलने के लिए काम आ रहा है, खाने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, तो मुंह अपना काम कर रहा है, हाथ अपना काम कर रहा है, पैर अपना चलने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए कान अपना सुनने का काम कर रहा है। तो हमारी बॉडी में भी एक से अधिक यूनिट है, एक से अधिक यूनिट मिलकर हमारी बॉडी बनी, यानी कि एक सिस्टम बना, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सब सारा सिस्टम जो है अपने आप काम कर रहा है। तो देखिए हाथ अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है, मुंह अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है, दिमाग अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है, कान अपना उद्देश्य, तो सब अपना अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है, परंतु एक बॉडी को रन कर रहा है। तो बॉडी का एक निश्चित उद्देश्य है ना, तो सब मिलकर एक निश्चित फोकस कर रहा है। तो हम ई गवर्नेंस को बोल सकते हैं कि एक प्रकार का सिस्टम है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की यूनिट है, और उन यूनिट को ही हम यहाँ प्रकार के रूप में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी का एक निश्चित उद्देश्य होता है, परंतु सब जो है फोकस कर रहे हैं ई गवर्नेंस पर। चलिए पहला जान लेते हैं G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो G2G यानी कि सरकार से सरकार, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार से या राज्य सरकार केंद्र सरकार से कम्युनिकेशन करती है, सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, इसे देखिए G2G इंटरेक्शन भी कहा जाता है, और यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय राज्य और स्थानीय सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, विभिन्न कार्यों के बीच में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, G2G। जैसे कि यहाँ देखिए गवर्नमेंट के अंतर्गत देखिए कोलैबोरेशन, आपस में सामंजस्य स्थापित करना है, फ्लेक्सिबिलिटी, ओपन इनोवेटिव होता है, रिस्क टेकिंग होती है, जैसे आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कोई चीज़ें, भूकंप है, सुनामी, इससे रिलेटेड राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से कम्युनिकेशन करती है। ठीक है, ऑफ द पीपल, इंटेंशनल, आप देख सकते हैं इस प्रकार की चीज़ें कहाँ देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, G2G। अब G2C मतलब सिटीजन, जब गवर्नमेंट अपनी सेवाएं जनता तक पहुंचाना चाहती है, तो इस प्रकार की जो ई गवर्नेंस उसका प्रकार होता है G2C। तो यहाँ देखिए G2C यानी कि गवर्नमेंट से नागरिक, और यह सरकार और आम जनता के बीच में बातचीत को कहते हैं। यहाँ एक जो प्रक्रिया सरकार और नागरिक के बीच में स्थापित की जाती है, जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की जो सार्वजनिक सेवाएं है उस तक पहुँच सकता है। जैसे कि आप MP ऑनलाइन में जाओगे तो आपको बहुत सारी सेवाएँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट से सिटीजन। ठीक है, बहुत सारी नीति अपनी शिकायत कर सकते हैं, जैसे MP मतलब समाधान, MP समाधान में आप जाओगे, ठीक है, तो उसमें आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सिटीजन से गवर्नमेंट के मध्य कम्युनिकेशन है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं न्याय के लिए आप जो है गवर्नमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, टैक्सेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, रियल एस्टेट, ट्रैवल, सिक्योरिटी सर्विस के लिए, हेल्थ केयर के लिए, जैसे आयुष्मान कार्ड है। ठीक है, और अदर सर्विसेज भी इसके अंतर्गत आती है। अब तीसरा प्रकार हम देख सकते हैं G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस।
तो G2B यानी कि सरकार से व्यवसाय। तो देखिए विभिन्न प्रकार के व्यवसाय रन हो रहा है भारत में, तो जब व्यवसाय और सरकार से कनेक्टिविटी की बात की जाती है तो गवर्नमेंट से बिजनेस की बात कर सकते हैं हम, ठीक है, ये प्रकार आता है। तो ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के जो साथ जो है सहज तरीके से बात करने के लिए मदद करती है, और इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत, जैसे कि हम देख रहे हैं GST की बात करें तो GST जो है व्यापार और सरकार के मध्य, GST किसको जाता है, सरकार को, तो GST ऑनलाइन पे हो रहा है, यानी कि क्या है वो, ये G2B है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट भी एक प्रकार का क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस है। रजिस्ट्रेशन इसका, ऑक्शन नीलामी करना, ऑनलाइन ई ऑक्शन हम जिसे बोलते हैं, ये विभिन्न प्रकार की सर्विसेज हो सकती है, इंश्योरेंस है, टैक्सेशन है, ठीक है, ये सब क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस है। चौथा प्रकार आप देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय, मैंने बताया आपको भारत सरकार के अंतर्गत बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट से एम्प्लॉय की कनेक्टिविटी की बात आती है तो G2E की बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पुलिस ऑफिसर हो गया, ठीक है, या फिर हम जो है फायर फाइटर, जो अग्निशामक, मतलब जो हम देख सकते हैं जो अग्निशामक यंत्र होता है, या फिर फायर ब्रिगेड होती है उसमें काम करते हैं, ठीक है। सैनिटेशन वर्क हो गया, असिस्टेंट हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए लॉयर्स हो गए सरकारी, टीचर्स हो गए सरकारी, इंस्पेक्टर हो गए, डेटा एनालिसिस हो गए, ये सब क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो इनके बीच में कनेक्टिविटी क्या कहलाएगी, G2E कहलाएगी, यानी कि सरकार से कर्मचारी। किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियुक्ता होती है, यानी कि कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी जहाँ पे नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है। हालांकि कभी कभी जो है बहुत गैप हो जाता है, इसलिए यह वह जो है नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है, और यह सरकार जो है कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में मदद करता है, ठीक है। ई गवर्नेंस कौन सा, G2E, ठीक है, काफ़ी मदद होती है यहाँ पे। अब देखिए आप ई गवर्नेंस की बात बहुत कर लिए, अब आपको पता होना चाहिए कि ई गवर्नेंस जब काम करेगा तो उसको काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या चाहिए, वो चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। क्या चाहिए, तो मैंने शुरू में बताया था IT। अब IT के लिए सबसे पहले कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है, और IT ट्रेंड्स के अंतर्गत ही हम ई गवर्नेंस पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि कंप्यूटर भी होना चाहिए, उनके अंतर्गत कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी के साथ साथ ऑनलाइन प्रेजेंस भी होना चाहिए। अब ऑनलाइन है तो इंटरेक्शन भी होना चाहिए, यानी कि एक से एक यूज़र से दूसरे यूज़र के मध्य कनेक्टिविटी, यानी कि डाटा एक्सचेंज होना चाहिए। तो इन सभी प्रोसेस को मिलाकर अगर बोलें तो ई गवर्नेंस का ही निर्माण करते हैं। तो हम इन्हीं को जानने वाले हैं, जैसे सबसे पहले कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा उनके मध्य कनेक्टिविटी, यानी कि नेटवर्किंग होना चाहिए। नेटवर्किंग किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नेटवर्क, और इसी प्रोसेस को नेटवर्किंग बोलते हैं। नेटवर्क अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा लैन, मेन, वैन। नहीं भी पता तो हम आगे देखने वाले हैं। लैन मतलब छोटे लेवल पर काम करता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मेन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो थोड़े बड़े लेवल पर यानी कि शहरी स्तर पर काम करता है, मेट्रो सिटी स्तर पर। और बहुत बड़े स्तर पर जो काम करता है विश्व लेवल पर, वो वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। देखिए कंप्यूटर तो हो गया, कंप्यूटर कनेक्टिव भी हो गया, कनेक्ट होने के साथ उसमें जो है इंटरनेट भी होना चाहिए। इंटरनेट है तो उनमें इंटरेक्टिविटी भी होना चाहिए, यानी कि एक्सचेंज होना चाहिए डाटा का। तो ये सारी प्रोसेस मिलकर क्या होती है, ई गवर्नेंस का निर्माण करती है। तो जैसे देखिए कंप्यूटर हो गए, कंप्यूटर को हमने आपस में कनेक्ट भी कर दिए, और कनेक्ट करने के साथ साथ हम उसमें जो है इंटरनेट को प्रोवाइड कर दिए। इंटरनेट प्रोवाइड कर दिए तो आपस में जो है डाटा एक्सचेंज भी होने लगा, मतलब इस यूज़र से यहाँ पे जाने लगा, यहाँ से इधर जाने लगा, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट होने लगा। तो इस प्रकार की स्थिति अगर होती है तो मतलब हमको 4 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले कंप्यूटर होना चाहिए हमारे पास में, कंप्यूटर आपस में कनेक्टिव भी होना चाहिए, और उसमें इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट होने के साथ साथ में डाटा अपलोड और डाउनलोड हो सके। तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, ये सारी स्टेप्स अगर कंप्लीट हो जाती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ई गवर्नेंस बोलेंगे, ठीक है। मतलब ई गवर्नेंस को सेटअप करने की स्टेप्स है। चलिए ये आप देख लीजिएगा PDF में एक बार। फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, फ़ायदे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ यहाँ पे। ई गवर्नेंस शासन में सुधार, जो कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जो संसाधन है उसमें उपयोग में सक्षम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ई गवर्नेंस सभी नागरिकों के लिए सूचना और जो काफ़ी अच्छी सेवाएं होती है उसकी बेहतर पहुंच के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। सरकार में सरलता, दक्षता और जवाबदेही भी लाता है, ठीक है। ई गवर्नेंस नागरिकों और सरकार के लिए लाभप्रद होता है, क्योंकि समय जो खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ों की यहाँ बचत होती है, क्योंकि संचार प्रौद्योगिकी का तेज़ी से विकास हो रहा है, और शासन में इसे अपनाने से जो है सरकारी मशीनरी को नागरिकों के घर द्वार तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। मतलब सरकार की जितनी भी मशीनरी है वो ऑनलाइन के माध्यम से घर घर तक पहुंच जा रही है, ठीक है। आज की डेट में हर एक व्यक्ति के पास एंड्रॉयड मोबाइल है,
तो वो जो है सरकारी सेवाओं का उपयोग घर बैठे कर सकता है। तो इससे काफ़ी आसानी हो रही है। ठीक है, तो ये तो हमने ई गवर्नेंस के बारे में हमने यहाँ पे पूरी चीज़ें देखे हैं, आपको समझ में आ गया होगा ई गवर्नेंस क्या है। ठीक है, चलिए अब जानने वाले हम जो है नेक्स्ट टॉपिक ई डेमोक्रेसी। ई डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ई का मतलब तो आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का मतलब आप समझ गए होंगे, हमारे संविधान में आपने सुना होगा, देखिए हम भारत के लोग यानी कि हमारा जो भारत है एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जनता के द्वारा अपने नेता का चुनाव किया जाता है। हालांकि डायरेक्ट नहीं होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, प्रतिनिधि जाकर मेन लीडर यानी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी होते हैं उनका चुनाव यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का शासन, जनता का, जनता से, जनता के लिए। ठीक है, यानी कि हम भारत के लोग प्रस्तावना में आपने पढ़ा भी होगा। तो जब इस प्रकार की चीज़ें होती लोकतंत्र, और वही चीज़ें अगर ऑनलाइन के माध्यम से होने लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें। तो देखिए डेमोक्रेसी आप समझ गए होंगे, डेमोक्रेसी तो हम देखते हैं लोकतंत्र, और लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। इसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द से हुई है डेमोस से, और डेमोस का मतलब क्या होता है? जनसाधारण, यानी कि हम सिंपल जनता बोल सकते हैं। और इस शब्द में हमने क्रेसी जोड़ा, तो क्रेसी का मतलब क्या हो गया? शासन, यानी जनसाधारण पर शासन, जनता का शासन, यानी जनता पर किस प्रकार का शासन करना है, या जनता किस प्रकार अपने नेता का चुनाव करके शासन करवाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलेंगे। तो डेमोस और क्रेसी को मिलाकर डेमोक्रेसी बन गई, और डेमोक्रेसी के आधार पर जो है जनता का शासन इसका अर्थ हुआ। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। आप देखिए लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन, लोक यानी जनता, और तंत्र यानी शासन, इसे हम प्रजातंत्र भी बोलेंगे, यानी कि जनता का शासन, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। और यह शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, अब ई डेमोक्रेसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेमोक्रेसी में हमने क्या जोड़े हैं? ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि हम बोल सकते हैं इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से। तो लोकतंत्र शब्द में हमने इलेक्ट्रॉनिक जोड़ लिया, जिसे डिजिटल लोकतंत्र या फिर इंटरनेट लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 21वीं सदी की जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, जिसे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ICT। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसको शामिल करता है। और यह सरकार का एक रूप है जिसमें सभी वयस्क नागरिक का मतलब होता है 18 साल से ऊपर, उसको प्रस्ताव, विकास और कानूनी निर्माण के समान रूप में भाग लेने के लिए पात्र माना जाता है। ई लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को कंप्लीट रूप से अपने में सम्मिलित करता है। ठीक है, इसके कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जैसे कि ई डेमोक्रेसी जो है सामाजिक निर्माण में सभी वयस्क नागरिकों की भागीदारी से ही संभव हो पाया है। विभिन्न साइटों और विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी इंटरनेट साइटों, समूह और सामाजिक नेटवर्कों की एक विस्तृत विविधता के माध्यम से सामाजिक समावेश की एक संरचना भी प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत रूप से और तेजी से व्यक्तिगत राय व्यक्त करने की क्षमता के माध्यम से व्यक्ति की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशीलता को पूरा करता है, यानी कि अपनी राय आप आसानी से इंटरनेट के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ और चीज़ें जैसे कि सुरक्षा और गोपनीयता की सुरक्षा। ठीक है, सरकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऑनलाइन संचार सुरक्षित हो और वे लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करते हो। यानी कि आज की डेट में सूचनाओं का बहुत बड़ा जो है झोल चल रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी कि सूचना को कहीं से भी चुरा लिया जाता है, यानी कि साइबर अटैक हो जाता है और उसका गलत यूज़ होगा। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर जो है यह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार की जवाबदेही यानी कि ऑनलाइन परामर्श चर्चाओं में शामिल होने के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार को लोगों को जवाब देना चाहिए और सक्रिय रूप से प्रदर्शित करना चाहिए कि सभी नागरिकों नीतिगत परिणाम के बीच एक संबंध है। तो ये तो हमने ई डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जाने, ई गवर्नेंस के बारे में जाने। IT ट्रेंड के अंतर्गत हमने अभी 2 टॉपिक पढ़ लिए, इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहें वीडियो को, ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।